स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस प्राइम टाइम शो मिड डे प्राइम में। मैं हूं जया सिन्हा। अगले घंटे में होंगी देश और दुनिया की तमाम ताजा तरीन अपडेट्स। आपको बताएंगे किस तरह से गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार फिर किया ऐलान कि केंद्र सरकार का यहां पर ड्रग्स के खिलाफ है जीरो टॉलरेंस नीति और विकसित भारत के संकल्प में और उसके सपने को और भी मजबूती प्रदान करने के लिए यहां पर ड्रग के किसी भी ठेकेदार को छोड़ा नहीं जाएगा। जिस तरह से इस वक्त टास्क फोर्स काम कर रही है वो यहां पर सिर्फ आंकड़े बनाना हमारा उद्देश्य नहीं है बल्कि इसे जड़ से खत्म करना हमारा उद्देश्य है। साथ ही बात होगी भारत अमेरिका के बीच जो व्यापार वार्ता की शुरुआत हुई है उसको लेकर भी होगी अपडेट। बात होगी उत्तराखंड में जिस तरह से बारिश का कहर जारी है इस वक्त ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ अपडेट उस पर भी डालेंगे नजर। लेकिन इस सबसे पहले शुरुआत करते हैं इस वक्त की सुर्खियां यानी कि बिग न्यूज के साथ। उत्तराखंड में भारी बारिश के कारण हुए नुकसान को लेकर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने मुख्यमंत्री से फोन पर की बात। हर संभव मदद का दिया भरोसा। हिमाचल के शिमला और मंडी में भी जनजीवन अस्त व्यस्त। देश को नशा मुक्त करने के संकल्प पर जोर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स प्रमुखों के सम्मेलन का किया उद्घाटन। एनसीबी की वार्षिक रिपोर्ट भी की जारी। मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र रामगुलाम अब से थोड़ी देर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से करेंगे मुलाकात। राजघाट पर जाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि। नई दिल्ली में आज भारत और अमेरिका के बीच व्यापार वार्ता। इस साल मार्च में शुरू हुए द्विपक्षीय व्यापार समझौते को आगे बढ़ाना है उद्देश्य। और स्पीड स्केटिंग के वर्ल्ड चैंपियनशिप में आनंद कुमार वेल कुमार ने जीता स्वर्ण पदक। वहीं जूनियर वर्ग में कृष शर्मा ने गोल्ड किया अपने नाम। और आइए शुरुआत करते हैं किस तरह से आसमानी बारिश इस वक्त आफत मचा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बात की और उत्तराखंड में मूसलाधार बारिश से उत्पन्न स्थिति की जानकारी ली। दोनों ने राज्य को हर संभव सहायता का आश्वासन दिया और कहा कि केंद्र सरकार आपदा की इस घड़ी में राज्य के साथ मजबूती से खड़ी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उनके मार्गदर्शन और सहयोग से राज्य में राहत अभियान और तेजी से संचालित किए जा सकेंगे। धामी ने बताया कि प्रभावित क्षेत्रों में प्रशासनिक तंत्र पूरी तरह सक्रिय है और युद्ध स्तर पर बचाव और राहत अभियान चलाए जा रहे हैं। तो यहां पर केंद्र सरकार पैनी नजर बनाए हुई है, पूरी तरह से स्थिति पर नजर बनाई हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी यहां पर मुख्यमंत्री धामी से बातचीत की है और इस वक्त क्या कुछ स्थिति है वहां पर उसकी जानकारी हासिल की है। और आपको बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का आभार जताया और कहा कि उनके मार्गदर्शन और सहयोग से राज्य में राहत कार्य और तेजी से संचालित होंगे। मुख्यमंत्री धामी ने केसरवाला में आपदा प्रभावित क्षेत्र का निरीक्षण किया। देहरादून जिले के सहस्त्रधारा क्षेत्र में भारी बारिश के कारण आए पानी के बहाव के कारण रायपुर के मालदेवता में 100 मीटर लंबी सड़क बह गई। मौके पर पहुंचे मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सभी विभाग युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। तो भारी बारिश में सड़कों को खासा नुकसान पहुंचा है। मालदेवता में भी 100 मीटर लंबी सड़क बह गई है। और किस तरह से निरीक्षण कर रहे हैं इस वक्त। सड़क पूरी तरह से बह गई है, घरों को बहुत नुकसान हुआ है, सरकारी संपत्तियों को नुकसान हुआ है और पूरा जनजीवन अभी अस्त व्यस्त है। उसको सामान्य करने के लिए सभी प्रयास किए जा रहे हैं। बहुत सारे संपर्क मार्ग कट गए हैं। अभी नदियों का जो जल स्तर है वो भी काफ़ी बढ़ा हुआ है। पुल भी खतरे की जद में, आप देख रहे होंगे ये हमारा सोंग और बांदल 2 नदियां यहाँ पर मिलती हैं, उस पुल को भी खतरा हो गया है। इसका जल स्तर कम होगा। हम लोग सभी विभाग हमारे युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं, सभी कोऑर्डिनेशन कर रहे हैं। आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी प्रातःकाल
सारी जानकारी ली है, उन्होंने चिंता व्यक्त करी और हर प्रकार से हमको आश्वासन दिया है अपने गृह मंत्री जी ने भी कि हर समय राज्य में जो आपदा आई है, आज देहरादून में जो बड़ी जल भराव और बादल फटने से नुकसान हुआ है, उसके बारे में आकलन किया है। मैं उनका भी धन्यवाद भी करता हूँ और हमारा प्रयास है कि हम हर प्रकार से जो आपदा पीड़ित हैं, आपदा प्रभावित हैं, उन सभी को हम लोग हर प्रकार से जो है सहायता करके। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि किसी भी प्रभावित परिवार को असुविधा ना हो और राहत सामग्री, सुरक्षित ठहराव, भोजन, पानी और स्वास्थ्य सुविधाएं तुरंत उपलब्ध कराई जाएं। सीएम ने बताया कि प्रभावित क्षेत्रों में प्रशासनिक मशीनरी पूरी तत्परता से सक्रिय है और बचाव एवं राहत कार्य युद्ध स्तर पर चल रहे हैं। देहरादून के सहस्त्रधारा क्षेत्र में कल देर रात बादल फटने से काफी नुकसान पहुंचा है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार मुख्य बाजार में मलबा आने से कुछ दुकानें बह गई हैं। हालांकि अब तक किसी प्रकार की जनहानि की पुष्टि नहीं हुई है। हालांकि 2 लोग लापता बताए जा रहे हैं, जिनकी खोजबीन जारी है। घटना रात करीब 11:30 बजे की है। घटना के तुरंत बाद जिला प्रशासन ने राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया। जिला प्रशासन ने आसपास के निवासियों को रात में ही सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट कर दिया। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीमें राहत कार्य में जुटी हुई हैं। वहीं मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 7 जनपदों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। देहरादून, चमोली, चंपावत, उधम सिंह नगर, बागेश्वर, पिथौरागढ़ और नैनीताल में भारी बारिश की आशंका है। भारी बारिश की चेतावनी के मद्देनजर आज नैनीताल, देहरादून और पिथौरागढ़ में आज स्कूलों में अवकाश घोषित कर दिया गया है। तो यहां पर उफान पर नदियां, जो संपर्क सड़कें हैं वो भी बह गई हैं। और हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले में भी मूसलाधार बारिश के बाद स्थिति खराब है। बीती रात को जहां जिले के धर्मपुर में सोनखड्ड के उफान से बस स्टैंड तबाह हो गया, तो वहीं निहरी तहसील में भूस्खलन की चपेट में आने से कच्चा मकान ढह गया, जिसमें 5 लोगों के दबे होने की सूचना मिली है। निहरी तहसील के बोई पंचायत के ब्राक्टा गांव में देर रात को यह घटना हुई है। भूस्खलन इतना भयावह था कि पूरे घर के साथ आसपास का इलाका भी मलबे में तब्दील हो गया। सड़क मार्ग बंद होने से बचाव दल को मौके तक पहुंचने में भारी दिक्कतें पेश आ रही हैं। फिलहाल ग्रामीण मलबा हटाकर फंसे लोगों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। क्षेत्र में रुक रुक कर हो रही बारिश के चलते वहां पहाड़ी से और मलबा गिरने का खतरा भी बना हुआ है। तो मंडी जिले में भी खासा नुकसान हुआ है। भूस्खलन की चपेट में मकान आए हैं, जिसमें कुछ लोगों के दबे होने की भी आशंका बताई जा रही है। अगर हम यहां पर रुक करें हिमाचल प्रदेश का, तो हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर के घुमारवी सब डिवीजन में सीरखड़ नदी उफान पर है, जिस कारण नदी के पानी ने मेला ग्राउंड और स्टेडियम को भी अपने चपेट में ले लिया। तेज जल बहाव ने जल शक्ति विभाग को भी भारी नुकसान पहुंचाया है और कई योजनाएं बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई हैं। तो यहां बाढ़, बारिश और भूस्खलन की लगातार मार जारी है। तेज जल बहाव से जल शक्ति विभाग को भी खासा नुकसान यहां पर पहुंचा है। तो बिलासपुर की सीरखड़ नदी भी उफान पर है भारी बारिश के चलते। बात करें यहां पर शिमला की, तो भारी बारिश के कारण शिमला में भूस्खलन की घटनाएं बढ़ गई हैं, जिससे शिमला और आसपास के इलाकों में जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। भूस्खलन के कारण कार्ट रोड पर आवाजाही बाधित हो गई है। कार्ट रोड शिमला का मुख्य मार्ग है, जिससे लोग बड़ी संख्या में आते जाते हैं। सड़क के बाधित होने से लोगों का दफ्तर और शहर के दूसरे छोर तक जाना मुश्किल हो गया है। तो शिमला के मुख्य मार्ग भी यहां पर अवरुद्ध हो गया है। कार्ट रोड को क्षति पहुंची है, जिसकी वजह से लोगों की आवाजाही यहां पर काफी मुश्किल हो गई है। और हिमाचल के कुल्लू की बात करें, तो वहां भी बाढ़ के बाद पर्यटन स्थलों पर एडवेंचर गतिविधियां असुरक्षित घोषित कर दी गई हैं। जिला पर्यटन विकास अधिकारी ने आधिकारिक अधिसूचना जारी कर 30 सितंबर तक सभी एडवेंचर गतिविधियों को स्थगित करने का आदेश दिया है। ये फैसला हाल ही में आई बाढ़ के कारण लिया गया है, जिसने व्यास नदी के राफ्टिंग स्टार्ट और फिनिशिंग पॉइंट्स को प्रभावित किया है। वहीं पैराग्लाइडिंग, लैंडिंग साइट्स भी क्षतिग्रस्त हो गई हैं। सभी एडवेंचर एक्टिविटी एसोसिएशंस को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपनी सभी सदस्य
ऑपरेटर, पायलट, गाइड और स्टाफ को इस आदेश के बारे में सूचित करें और सुनिश्चित करें कि यह आदेश सख्ती से पालन किया जाए। यदि कोई भी अप्राधिकृत या असुरक्षित ऑपरेशन पाया जाता है तो उसे संबंधित कानूनों और नियमों के तहत सख्ती से निपटा जाएगा। जिला पर्यटन विभाग ने स्थानीय लोगों और पर्यटकों से अपील की है कि वे असुरक्षित क्षेत्रों में जाने से बचें और सरकारी आदेश का पालन करें। तो हिमाचल में कुल्लू में यहाँ पे सब तरह के एडवेंचर स्पोर्ट्स को स्थगित कर दिया गया है और खासतौर पर टूरिस्टों के साथ साथ स्थानीय लोगों को भी यहाँ पर जरूरी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि वो एहतियात बरतें और सतर्क रहें। तो 30 सितंबर तक सभी तरह की एडवेंचर एक्टिविटीज यहां पर सस्पेंड कर दी गई हैं। देहरादून का रुख कर लेते हैं। ग्राउंड जीरो पर इस वक्त क्या कुछ हालात हैं। देहरादून से अवधेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं और शिमला में मौजूद है प्रियंका। जानते हैं उस वक्त क्या कुछ अपडेट है। इस वक्त देहरादून का अपडेट ले लेते हैं। देहरादून से अवधेश, सबसे पहले जानना चाहेंगे कि इस वक्त क्या कुछ स्थिति है ग्राउंड जीरो पर, किस तरह से राहत और बचाव कार्य आगे बढ़ रहा है और स्थिति का आकलन किया जा रहा है। राहत और बचाव कार्य जो है वो लगातार जारी है। इस तरह जो तमाम अधिकारी हैं, चाहे वो पीडब्ल्यूडी के हो, सिंचाई के हो, तमाम अधिकारी ग्राउंड जीरो पर पहुंच रहे हैं। तमाम जो जिलाधिकारी देहरादून के हैं उन्होंने खुद कमान संभाली हुई है। एसएसपी और जिलाधिकारी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं जो तमाम क्षेत्र है। आप मेरे पीछे देख रहे हैं जो ये पूरा इलाका जो क्षेत्र है ये पूरा मालदेवता का क्षेत्र है। और देखिए मालदेवता केसरवाले की जो ये महत्वपूर्ण सड़क थी, ये सड़क लगभग जो बीच का पैच था वो पैच पूरी तरह से बह चुका है। और इस पैच के कारण जो है 100 से अधिक जो गाँव है यहाँ के, उनका संपर्क वहाँ टूट गया, जिसके कारण जो है तमाम जो है वहाँ के स्थानीय निवासियों को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बड़ी संख्या में देखिए लोग इधर अटक रहे हैं, वो तमाम देख रहे हैं इस चीज को। और जितने भी लोगों से हमारी बातचीत हुई, तमाम रात जिस तरह यहाँ जो मौसम ने जिस तरह रुख दिखाया, रात भर लोग जागते रहे, अपने घरों से बाहर लोग लगातार खड़े रहे। कि ये जो पहली बार, इससे पहले भी कई साल पहले यहाँ पर इस तरह की घटनाएं देखने को मिली थी, लेकिन लोग बेहद डरे हुए थे। जितने भी लोगों से हमारी बातचीत हुई और स्थानीय प्रशासन लगातार कोशिश कर रहा है कि जो नदी किनारे के लोग हैं उनको जो है सुरक्षित स्थान में पहुंचाया जा सके। बड़ी संख्या में जो है लोगों को भेज दिया गया है, जो सुरक्षित स्थान थे वहां भेज दिया गया है। उसके अलावा जो अभी भी जो नजदीकी गांव है वहां पर भी लोगों को लगातार सतर्क रहने के लिए कहा गया, क्योंकि जो नदी का जलस्तर है वो लगातार बढ़ रहा है। ऊपर अभी भी बारिश है, हालांकि अभी देहरादून में जो बारिश है वो बंद हो गई है, लेकिन प्रशासन का अब कोशिश है कि जो नदी के आसपास के स्कूल हैं या जो घर हैं वहां तमाम उनको वहां पर जो है उनको खाली कराया जा सके। इसके साथ ही अगर मैं ये रायपुर को छोड़कर अगर बात करूं ऋषिकेश की और प्रेमनगर के इलाकों की, तो वहां पर भी जो प्रशासन का राहत और बचाव कार्य है वो तेजी से जारी है। तमाम जो एसडीआरएफ, एनडीआरएफ के साथ ही जो सेंट्रल की एजेंसीज है वो तमाम काम कर रही हैं और जो स्थानीय प्रशासन है उसकी देखरेख में लगातार काम हो रहा है। जी, तो तमाम चीजें जो प्रशासन अलर्ट मोड पे है, लेकिन कहीं ना कहीं जो आसमानी आफत जो बारिश है वो कम होने का नाम नहीं ले रही है। अभी भी खुद मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 5 दिन खुद उत्तराखंड के 7 जिलों में भारी बारिश की चेतावनी, जिसमें देहरादून जनपद भी एक है। तो जिस तरह की मार कल रात से देहरादून जनपद में देखने को मिल रही है, तो कहीं ना कहीं ये आने वाले 5 दिन में अगर इसी तरह की बारिश देखने को मिलेगी तो ये आफत और बढ़ सकती है। जी बिल्कुल। शिमला का रुख कर लेते हैं। प्रियंका इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जी प्रियंका, इस तरह से जो तस्वीरें हम लगातार देख रहे हैं, जो मुख्य संपर्क मार्ग है उनको भी काफी क्षति पहुंची है। किस तरह से इस वक्त स्थिति का आकलन किया जा रहा है और क्या कुछ है ग्राउंड जीरो पर रिपोर्ट? बिल्कुल, स्थिति हिमाचल प्रदेश में भी सामान्य नहीं है। हालांकि 2.5 महीने से ज्यादा वक्त समय हो चला है मानसून को, लेकिन राहत लोगों को मिलती नजर नहीं आ रही है। जनजीवन अस्त व्यस्त है। जिस तरह से मंडी से जो तस्वीरें आई हैं वो पिछले कल काफी ज्यादा बारिश वहां हुई है, रात भर बारिश होती रही है, जिसके चलते सबसे ज्यादा नुकसान अभी जो है वो मंडी में ही दर्ज हुआ है। पिछले कल की बारिश के बाद मंडी के धर्मपुर में वाहन जलमग्न हो गए, 10 से ज्यादा वाहन जो थे वो जलमग्न हो गए। उसके अलावा मंडी के जो 2 और क्षेत्र थे, जिसमें निहिरी जो क्षेत्र है, वहां पर एक घर जो है वो मलबे की चपेट में आ गया। भूस्खलन वहां पर हुआ, उसकी वजह से 3 लोगों की मौत की पुष्टि वहां पर हुई है, 2 लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया है। इसके अलावा मंडी के ही एक अन्य जगह दरंग में भी एक हादसा हुआ है, जिसमें लोग जो है सुबह के समय मंदिर के लिए निकले थे। 2 भाई थे, ये दोनों भाई जो है मंदिर के लिए निकले थे और वहां की सूली खड्ड में जल भराव बढ़ने से वो दोनों ही व्यक्ति बह गए, जिनमें से एक का शव बरामद कर लिया गया। दूसरा शव अभी तक बरामद नहीं हुआ है, दूसरे को अभी लापता है, जिसको ढूंढा जा रहा है। सर्च ऑपरेशन जो है वो जारी है।
मंडी के जो उपायुक्त है वो मौके पर पहुंचे हैं और मौके पर पहुंच के राहत और बचाव कार्यों के जायजा ले रहे हैं। प्रशासन की तरफ से जो है पूरी कोशिशें की जा रही है। एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची है ताकि जो कुछ भी मलबे में अगर लोग दबे हैं उनको निकाला जा सके समय से, और लोगों को स्थानांतरित किया गया है क्योंकि जिस तरह से निहिरी में हादसा हुआ है उसके आसपास भी भूस्खलन से जो है बाकी के घरों को भी खतरा पैदा हो गया है। तो उसको देखते हुए प्रशासन अलर्ट है। शिमला राजधानी की अगर बात करूं, मैं सुबह के समय यहां पर भी काफी जगहों पर भूस्खलन हुआ था। दर्जनों गाड़ियां जो है वो मलबे की चपेट में आ गई थी भूस्खलन की वजह से। अभी जो है ताजा अपडेट ये है कि शिमला के करीब कनलोग जगह है जहां पर ताजा भूस्खलन हुआ है जिसकी वजह से आवाजाही बाधित है। हिमाचल प्रदेश में प्रेजेंटली 3 नेशनल हाईवेज है जो अभी भी बाधित है और 650 के करीब जो सड़कें हैं वो बाधित पड़ी हुई है। पेयजल योजनाएं भी 160 के करीब बाधित है और 1200 से ज्यादा ट्रांसफार्मर्स ठप है जिसकी वजह से लोगों को पेयजल और बिजली जैसी मूलभूत समस्याओं से भी जूझना पड़ रहा है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में इस समय किसानों बागवानों को सबसे ज्यादा दिक्कत रोड बाधित होने की वजह से हो रही है क्योंकि सेब का सीजन है और इस समय लोगों को जो है मंडी में अपनी फसलों को पहुंचाने में बंद सड़कों की वजह से सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही है। बिल्कुल, तो यहाँ पर खासा नुकसान इस मूसलाधार बारिश की वजह से हो रहा है। अवधेश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवधेश, जिस तरह से अलर्ट अभी एक बार फिर यहाँ पर आईएमडी की ओर से जारी किया गया है, इस वक्त किस तरह से स्थिति देख रहे हैं? क्या कुछ पर्यटन वहां पे फंसे हैं या स्थानीय लोगों की जो जिस तरह से जनजीवन अस्त व्यस्त हुआ है, क्या कुछ प्रशासन की ओर से यहाँ पर कदम उठाते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, बिल्कुल आपने जो पर्यटन की बात की तो खास तौर से मसूरी, जहाँ की जब मौसम पिछले दिनों थोड़ा सा हल्का साफ हुआ तो बड़ी संख्या में जो देश के तमाम जगह से पर्यटक मसूरी आए थे। तो तमाम सुबह से ही वहाँ पर जो स्थानीय प्रशासन ने तमाम जो होटल हैं जहाँ पर जो जिन जगह पर लग रहा है कि जो होटल खतरे पे या संवेदनशील जगह पर है उन होटलों को खाली कराया जा रहा है। उन सभी जो पर्यटकों को सुरक्षित जगह पर भेजा जा रहा है तमाम, और जो स्थानीय होटल व्यवसाय उनसे कहा गया है कि जो कोशिश करें कि अगले जो 3 से 4 दिन जो है होटल की बुकिंग ना लें और तमाम चीजों से तो लगातार पर्यटकों को समझाया जा रहा है क्योंकि मसूरी और देहरादून का मार्ग भी 1-2 जगह क्षतिग्रस्त हुआ है। तो स्थानीय प्रशासन लगातार अलर्ट मोड पे है, पर्यटकों को समझाया जा रहा है और पर्यटकों को तमाम सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है। इसके साथ ही जो खाद्य सामग्री, जो जगह जगह रास्ते जो टूटे हैं उनसे खाद्य सामग्री, तो उसको लेकर भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि तमाम जैसी मौसम साफ हो हेलीकॉप्टर के माध्यम से जहां भी जो भी चीजें आ रही है, अगर कोई घायल है या कहीं पर राहत सामग्री पहुंचानी है तो उसको भी हेलीकॉप्टर हेली सेवा के माध्यम से तुरंत देखा जाए। इसके साथ ही प्रेमनगर के एक स्कूल में जो है 200 जो निजी संस्थान था वहां करीब 200 करीब बच्चे फंस गए थे, तो उनको भी एसडीआरएफ एनडीआरएफ ने मिलकर रेस्क्यू चलाया और सभी 200 बच्चे जो है वहां से सुरक्षित निकाल लिए गए हैं। इसके साथ ही जो नदी के किनारे के जो इलाके हैं जिस तरह पानी बढ़ रहा है तो तमाम जो टीमें तैनात हैं, जो स्थानीय पुलिस है वो तैनात है और स्थानीय पुलिस जो है लगातार अपील कर रही है कि नदी किनारे से दूर रहें, नदी किनारे से तमाम जो अपने आप को बचाव करके चले। यहाँ पर भी लगातार पुलिस खड़ी है और लेकिन जो स्थानीय लोग हैं वो बड़े चिंतित है। जैसे जहां हम अभी मालदेवता केसरवाले में खड़े हुए हैं तो जिनके अपने लोग उधर सड़क के उधर पार गांव में फंस गए हैं, जो लोग किन्हीं कारण से शहर की तरफ आए थे या दूसरे गांव थे, तो वो लोग बेहद चिंतित हैं कि वहां पर जो ये सड़क मार्ग कब तक बाधित होगा। हालांकि प्रशासन का कहना है कि उनका प्रयास है कि अगले 48 घंटे में जो है वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था कर ली जाएगी और जो संपर्क मार्ग टूटा है उसे जोड़ लिया जाएगा। लेकिन जिस तरह से बारिश है उसके कहीं न कहीं जो राहत और बचाव कार्य हैं उनमें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि जितनी ये नदियां आपस में कनेक्टेड हैं और इनका जो जलस्तर है वो लगातार बढ़ रहा है। बिल्कुल, तो यहाँ पर खुद बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका और अवधेश इस वक्त इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। यहाँ पर जिस तरह से बाढ़, बारिश और भूस्खलन ने जिस तरह से तबाही मचाई है, किस तरह से ग्राउंड जीरो पर इस वक्त हमें तस्वीरें लगातार देख रहे हैं। जो मुख्य संपर्क मार्ग हैं, बात करें हिमाचल की या फिर उत्तराखंड की, किस तरह से उनको क्षति पहुंची है। बहुत इस वक्त यहाँ पर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। पुष्कर सिंह धामी खुद यहाँ पर ग्राउंड जीरो पर जाकर उन्होंने स्थिति का जायजा लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने भी फोन कर उनसे स्थिति का जायजा लिया है और लगातार केंद्र सरकार इस पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए है। फिलहाल यहाँ पर राहत और बचाव कार्य जारी है और अलर्ट जारी किया गया है। खासतौर पर पर्यटकों के लिए भी जितनी भी एडवेंचर एक्टिविटीज हैं वो सस्पेंड कर दी गई हैं और स्थानीय लोगों को भी ध्यान रखने का आश्वासन दिया गया है। किस तरह से उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है लगातार प्रशासन की ओर से। इस खबर पर लगातार हम नजर बनाए हुए हैं, लेकिन विजय प्राइम में फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5F विजन से भारत आज दुनिया में टेक्सटाइल हब बनकर उभर रहा है।
प्रधानमंत्री जी की इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए मध्य प्रदेश के विजनरी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव टेक्सटाइल उद्योग को नई गति दे रहे हैं। मध्य प्रदेश को कॉटन कैपिटल बनाने और प्रदेश के कपास उत्पादक किसानों की समृद्धि के लिए धार जिले के ग्राम भैंसोला में 2063 करोड़ रुपए की लागत से 2158 एकड़ में भारत का सबसे बड़ा पीएम मित्र पार्क तैयार किया जा रहा है, जिससे लगभग 3 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। इसके लिए अब तक 20,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं। पीएम मित्र पार्क का शिलान्यास प्रधानमंत्री जी के शुभ कर कमलों से 17 सितंबर को होने जा रहा है। आइए राज्यपाल मंगू भाई पटेल और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की गरिमामयी उपस्थिति में इन अद्भुत पलों के साक्षी बने। वाह यार, क्या सही हो आप। मेरा भी मन करता है कुछ करने का। मन करता है तो करो। घर की चीजों से टाइम ही नहीं मिलता और हूँ सिर्फ 10वीं पास। आप LIC की बीमा सखी योजना के साथ जुड़ सकती हो। मैं LIC एजेंट बन सकती हूँ? पूरी ट्रेनिंग भी मिलेगी, मंथली स्टाइपेंड भी मिलेगा, स्टाइपेंड भी, ऊपर से कमीशन अलग। LIC बीमा सखी योजना से जुड़ने के लिए अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। LIC बीमा सखी योजना, अपनी शुरुआत अपने हिसाब से। ब्रेक के बाद स्वागत है और आइए अब बात करते हैं अमेरिका और भारत की व्यापार वार्ता की। अमेरिका के मुख्य व्यापार वार्ताकार ब्रैंडन लिंच भारत के साथ प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार वार्ता पर बातचीत के लिए भारत के दौरे पर हैं। लिंच के नेतृत्व में अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल कल रात नई दिल्ली पहुंचा। लिंच का आज अपने भारतीय समकक्ष राजेश अग्रवाल के साथ व्यापार वार्ता का कार्यक्रम है। आज होने वाली चर्चा का उद्देश्य मार्च 2025 में शुरू हुए द्विपक्षीय व्यापार समझौते यानी कि BTA को आगे बढ़ाना है। आज की बैठक में दोनों देश एक दूसरे के वस्तुओं और सेवाओं पर लगाए गए टैरिफ में ढील देने के लिए एक बुनियादी ढांचा बनाने का प्रयास करेंगे। दोनों पक्षों का इस साल नवंबर तक पहले चरण के समझौते का लक्ष्य है। इससे पहले दोनों देशों ने 2030 तक 500 अरब अमेरिकी डॉलर का द्विपक्षीय व्यापार लक्ष्य रखा था। तो द्विपक्षीय व्यापार वार्ता आज और किसी भी तरह के किसी समझौते को लेकर क्या कुछ निर्णय हो सकता है, किस तरह से बातचीत हो सकती है, सभी की निगाहें इस पे यहाँ पर टिकी हुई हैं। और बात करें आगे तो मॉरिशस के प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम ने महात्मा गांधी की समाधि स्थल राजघाट पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस मौके पर राजघाट समिति के सचिव डॉक्टर रजनीश कुमार ने मॉरिशस के प्रधानमंत्री को महात्मा गांधी पर आधारित कुछ पुस्तकें और बापू की एक प्रतिमा भी भेंट की। तो मॉरिशस के प्रधानमंत्री का भारत दौरे का यह अंतिम चरण, जहां पर वो पहुंचे आज राजघाट महात्मा गांधी को श्रद्धा सुमन अर्पित करने। उन्हें एक विशेष पुस्तक भी भेंट की गई और महात्मा गांधी की प्रतिमा भी। और नशे और ड्रग्स के खिलाफ केंद्र सरकार का बड़ा एक्शन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली में आज 16 से 17 सितंबर तक आयोजित होने वाले 2 दिवसीय ऑनलाइन ड्रग विनिष्टीकरण अभियान का उद्घाटन किया। इस सम्मेलन में 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ANTF प्रमुखों के साथ साथ अन्य सरकारी विभागों के हितधारक भाग ले रहे हैं। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई अब ड्रग्स के व्यापार को कम करने की जगह जड़ से खत्म करने पर है। सबको इस लड़ाई में अपनी भागीदारी देनी चाहिए। इसके लिए उन्होंने कहा कि नशा मुक्त भारत अभियान 300 जिलों में इस वक्त जारी है। मित्रों, नशा मुक्त भारत अभियान लगभग 372 जिलों में चल रहा है। 10 करोड़ लोग और 3 लाख शैक्षिक संस्थान इसके साथ जुड़े हैं। मगर मैं फिर से कहना चाहता हूं, ये पर्याप्त नहीं है। ये हर जिले में चलना चाहिए और हर शैक्षिक संस्थान पर हमारी पहुंच होनी चाहिए। ये विगत वर्षों में एनसीबी ने और इसकी इकाइयों के द्वारा ड्रग नेटवर्क चार्ट भी तैयार कर लिया है, जिसके राज्य के यूनिट उपयोग कर सकते हैं।
देश भर के विश्वविद्यालय और संस्थानों में मिशन ड्रग फ्री कैंपस का कैंपेन भी चालू हुआ है। गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में नशीले पदार्थों की जब्तीकरण में 4 गुना का इजाफा हुआ है। 2004 से 13 तक जब्त ड्रग्स की मात्रा देश में 26 लाख किलो थी और 14 से 25 तक 26 लाख से बढ़कर 1 करोड़ किलोग्राम से ज्यादा ड्रग हमने पकड़ी है। ये बताता है कि हम प्रयास करते हैं तो सफल मिलता है। 4 गुना बढ़ोतरी, मगर अब सवाल है प्रयास को और आगे ले जाने। और धीरज कुमार इस वक्त हमारे संवाददाता राजधानी दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। धीरज, यहां पर बड़ा एक्शन जिसका गृह मंत्री ने यहां पर इसकी घोषणा की और यहां पर उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कितनी ड्रग्स हमने नष्ट की, यानी कि आंकड़ों पर इस वक्त काम नहीं करना है, इस आंकड़े को बढ़ाना है और जड़ से खत्म करना है। जिस तरह का एक्शन प्लान यहां पर गृह मंत्री ने जिसकी घोषणा की, साझा किया, थोड़ा सा और उसको विस्तार दीजिए। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। और गृह मंत्री ने जिस तरीके से विकसित भारत की कल्पना की और उन्होंने अपने संबोधन के शुरुआती समय में इस बात पे जोर दिया कि विकसित भारत 2047 का जो लक्ष्य है, ये लक्ष्य तभी पूरा होगा जबकि ये युवा नशा मुक्त होगा और नशा मुक्त देश होगा। और हमें नशे के खिलाफ या ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़नी है, बल्कि उन्होंने साफ तौर पर इस मंतव्य को दोहराया कि हमें ड्रग्स का समूल नाश करना है। इसलिए उन्होंने एक तरीके से जो ठोस जो कदम है, उस ठोस कदम उन्होंने उठाने की बात की। हालांकि उन्होंने आंकड़ों के जरिए इस बात को समझाया है कि पिछली 6-7 सालों में किस तरीके से उन्होंने नशे के खिलाफ एक अभियान छोड़ा है, एक मुहिम जोड़ा है और जिस मुहिम को उन्होंने 372 जिलों तक पहुंचाया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 10 करोड़ से अधिक लोग और 3 लाख से अधिक जो शैक्षणिक संस्थान हैं, इस जो अभियान है, ये जो कार्यक्रम है नशा मुक्ति का कार्यक्रम, और ये जो नशा मुक्ति का कार्यक्रम है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्ष्य है कि हमें नशा मुक्त भारत बनाना है। तो इस कार्यक्रम को एक तरह से हम कह सकते हैं कि समूल नष्ट करने के लिए जो उन्होंने 8 जो बिंदु हैं, अभी उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हमने कुल मिलाकर 8 जो बिंदु तैयार किए हैं, जिसको कि उन्होंने डेटा के जरिए जिसका कि उन्होंने विश्लेषण किया। हालांकि उन 8 बिंदुओं में उन्होंने आज 3 ही जो बिंदुओं का जो बखूबी विश्लेषण किया और 5 बिंदुओं का विश्लेषण जो है अभी बाकी है। तो उस विश्लेषण के जरिए कैसे युवाओं को ड्रग्स से दूर किया जाए, और उन्होंने साफ तौर पर इस बात पर जोर दिया कि जो हमारी आने वाली जो पीढ़ी है, आने वाला जो हमारा भविष्य है, इस भविष्य को अगर हमें बचाना है तो जो इसमें जो नारकोटिक्स का जो डिपार्टमेंट है और ANTF की जो टीम है, उस टीम को बड़ी मजबूती से, और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि जो इसका हमें एक तरीके से समूल नष्ट करने के लिए इसका जो ओपनिंग पॉइंट से लेकर, और उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि पान की दुकानों तक जो पुड़ियों में बंद के जाता है, तो वहां तक हमें नज़र रखने की ज़रूरत है। तभी जो नशा मुक्त भारत के खिलाफ जो हमारी लड़ाई है, उस लड़ाई में हम कामयाब हो पाएंगे। बिल्कुल। धीरज, यहाँ पर सिंथेटिक ड्रग्स का भी जिक्र हुआ कि कैसे, और जो इस वक्त की जो यानी कि नए विश्व की जो चुनौतियां हैं, उससे भी यहाँ पर पार पाना होगा। बिल्कुल, उन्होंने साफ तौर पे कहा है और उन्होंने साफ तौर पे दूसरे देशों का उदाहरण भी दिया कि किस तरीके से, और उन्होंने दूसरे देशों का उदाहरण देते हुए अपने जो बॉर्डर का जो इलाका है, उस बॉर्डर के इलाके का हवाला दिया और उस हवाले के जरिए ये समझाया कि कैसे जो विदेशी जो हमारा सीमा का जो क्षेत्र है, उस सीमा के क्षेत्र को हमें मजबूत करना होगा, ताकि वहाँ से जो ड्रग की जो खेप हमारे भारत में पहुँचती है, उस खेप को कैसे और किस तरीके से उसको वहीं पर जो उसको पिन पॉइंट कहते हैं, उसी पॉइंट पर उसको रोका जाए और उसको भारत नहीं आने दिया जाए। और उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि देखते जो हमारा पड़ोसी राज्य है, किस तरीके से हमारे देश में आकर जो है ड्रग्स की खेप को
युवाओं तक पहुंचाता है और उनको इसके एक तरह से कह सकते हैं कि इसको आगोश में लेता है। तो उन्होंने साफ तौर पे जो विदेश का भी हवाला दिया और ये जरिए और विदेश के हवाले के जरिए ये समझाने की उन्होंने कोशिश की कि जब तक जो विदेशी ड्रग्स है या जो जब तक जो हमारा जो विदेशी का जो एक तरीके से जो ड्रग्स का जो तंत्र है उस तंत्र को हम अपने जो एंट्री पॉइंट है इस एंट्री पॉइंट पर उसको अगर हम रोकने में कामयाब नहीं होंगे तो फिर हमें इस लड़ाई में सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए उन्होंने नारकोटिक्स डिपार्टमेंट या जो बॉर्डर की सुरक्षा में जहां से एंट्री होती है वहां पे जो जुड़े हुए लोग हैं उनसे आह्वान किया और उन्होंने केवल उनसे ही आह्वान नहीं किया बल्कि उन्होंने इसके लिए जो सभी राज्यों के जो प्रतिनिधि आए हुए थे तो राज्यों के प्रतिनिधि को भी चेताया कि हमने जो चार्ट तैयार की है ड्रग्स एंटी ड्रग्स के लिए जो चार्ट तैयार किया उस चार्ट का आप लाभ उठाएं। उसमें जो पिन पॉइंट ओपनिंग पॉइंट से लेके उसकी पूरी की पूरी रिपोर्टिंग है उसकी पूरी की पूरी डिटेल्स है तो उस डिटेल्स का लाभ उठाकर जब तक इसमें राज्यों की मदद नहीं होगी हर राज्य इसमें इस लड़ाई में एक साथ नहीं आएगा तब तक इस लड़ाई को हम कामयाब नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया धीरज इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर ड्रग्स के खिलाफ जीरो टॉलरेंस केंद्र सरकार के और विभिन्न स्तरों पर इसके खिलाफ यहाँ पर सख्त एक्शन लिया जा रहा है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। साल 2014 से शुरू हुआ एक सफर जब मिला एक ऐसा नेतृत्व जिसने बदलाव का वादा किया और उस वादे को नीति, नीयत और परिणामों में बदला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने के लिए न केवल तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं बल्कि गरीब, महिला, युवा और किसान कल्याण के लिए तमाम प्रयास किए जा रहे हैं। मोदी सरकार के इन्हीं प्रयासों की डीडी न्यूज ने पड़ताल की और सरकार के विभिन्न कदमों और योजनाओं को अलग अलग वर्गों में बांटकर उनका विश्लेषण किया है। हम आपके लिए लाए हैं एक सीरीज जन जन के प्रधानमंत्री जिसमें हम मोदी सरकार की 11 साल की विभिन्न योजनाओं का लेखा जोखा आपके समक्ष रख रहे हैं। इस सीरीज के तहत आज बात आत्मनिर्भर भारत की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार आत्मनिर्भर भारत के नारे को बुलंद करते रहते हैं। हर क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने के प्रयास हो रहे हैं। पीएम मोदी की पहल पर वोकल फॉर लोकल आज जन आंदोलन का रूप ले चुका है। स्वदेशी वस्तुओं को अपनाने से न सिर्फ देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है बल्कि रोजगार सृजन में भी वृद्धि हुई है। प्रधानमंत्री मोदी के लिए आत्मनिर्भर भारत केवल आर्थिक स्वावलंबन नहीं बल्कि परंपरा और आधुनिकता का संगम है। पीएम मोदी ने भारतीय उत्पाद को वैश्विक पहचान देने के लिए जीरो डिफेक्ट और जीरो इफेक्ट का भी मंत्र दिया। कोविड-19 महामारी के समय प्रधानमंत्री मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का आह्वान किया। लोकल के लिए वोकल का यह मंत्र आज आंदोलन बन चुका है। देश में उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेक इन इंडिया की शुरुआत की। पीएम मोदी के वन जिला वन प्रोडक्ट और जेम पोर्टल पर भी स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा मिला। खिलौना उद्योग जो कभी चीन के आयात पर निर्भर था अब आत्मनिर्भर भारत का नया चेहरा बन रहा है। टॉय मैन्युफैक्चरिंग में 70% से अधिक की वृद्धि दर्ज की गई है और भारत अब एक उभरता हुआ निर्यातक बन चुका है। खिलौना क्षेत्र के लिए आपका संरक्षण ऐतिहासिक है। जो कभी एक छोटा और उपेक्षित क्षेत्र माना जाता था, आपने उसे संगठित और प्रगतिशील उद्योग बनाया है। आपकी नीतियों और दृष्टि ने आज भारत खिलौना निर्माण में आत्मनिर्भर भारत का सपना साकार कर रहा है और विश्व स्तर पर अपनी पहचान बना रहा है। मोबाइल फोन के निर्माण में आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश बन चुका है। सेमीकंडक्टर क्षेत्र में सरकार ने 76,000 करोड़ रुपए का इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन भी शुरू किया है। देश में मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने 14 प्रमुख क्षेत्रों में प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव योजना को मंजूरी दी है। In the last 3 years, what the government has done, production linked scheme, DLI scheme, now they are taking shape. और ये हमारी शुरुआत है। हमारे पास में 2-3 एडवांटेज हैं।
एक मार्केट हमें ट्रस्ट करता है, वर्ल्ड हमें ट्रस्ट करती है, और हमारे पास एक वर्कफोर्स है, young generation, which is going to go and make a difference in the semiconductor world. So I'm very enthusiastic and I'm very happy that the government is supporting the industry so much. प्रधानमंत्री मोदी के स्वर का लोकल अभियान का सबसे ज्यादा फायदा एमएसएमई सेक्टर को हुआ और कोविड महामारी के बाद तेजी से अपने पैरों पर खड़ी होती नजर आई है। मेक इन इंडिया के डायरेक्शन में कि मैं सबसे पहली प्रायोरिटी उन प्रोडक्ट्स को दूंगा जो कि इंडिया में बनी है। तो ये बड़े मेजर चेंजेस हैं जो कि वो लेकर आए। स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने का सबसे बड़ा काम किया खादी और ग्रामोद्योग ने। देश के खादी और ग्रामोद्योग ने वित्त वर्ष 2024-25 में उत्पादन, बिक्री और नए रोजगार सृजन का नया रिकॉर्ड बनाया है। बीते 11 वर्षों में बिक्री में 447%, उत्पादन में 347% और रोजगार सृजन में 49.23% की बढ़ोतरी हुई है। पीएम मोदी ने लगातार देश से अपील की है कि नवरात्रि, दशहरा, धनतेरस और दिवाली जैसे मौकों पर लोग विदेशी सामान की जगह भारतीय उत्पाद चुनें। अब उन्होंने दुकानदारों से स्वदेशी बोर्ड लगाने की बात इसलिए कही है ताकि ग्राहकों में भारतीय सामान के प्रति भरोसा बढ़े। यह प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर भारत और वोकल फॉर लोकल अभियान का ही परिणाम है कि खादी से लेकर सेमीकंडक्टर तक, खिलौनों से लेकर मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग तक, भारत अब लोकल से ग्लोबल तक अपनी नई पहचान बना रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो जरूरत थी जिस विश्वास की, जिस प्रोत्साहन की, जिस मदद की, वो पिछले 11 वर्षों में मिला है हमारे उद्योगों को, हमारे कारीगरों को, और आज पूरा विश्व देख रहा है मेड इन इंडिया की धूम। मिड डे प्राइम में फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होते हैं। जल्दी टिफिन पैक करो। राजू, मोबाइल छोड़ो। अरे दीदी वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया। अब भी कॉल करता हूँ दीदी। बिना नंबर जांचे? अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं। तो फिर सही नंबर? बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड। आपने तो बचा लिया दीदी। काम से नहीं। आरबीआई कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। और खेल जगत इस वक्त काफी सुर्खियां बटोर रहा है। क्या कुछ है खास खबर खेल जगत से, आइए रुक करते हैं गौरव का। शुक्रिया जय। और खेल जगत की खबरों की शुरुआत करेंगे एशिया कप, जो कि क्रिकेट का एशिया कप जो चल रहा है दुबई में, और जहां काफी कुछ देखने को मिल रहा है। और इस वक्त जो है वो बड़ी खबर सूत्रों के हवाले से आ रही है कि आईसीसी ने एशिया कप से मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को हटाने की पाकिस्तान की मांग को खारिज कर दिया है। पाकिस्तान ने धमकी दी थी कि अगर पाइक्रॉफ्ट को नहीं हटाया गया तो वे टूर्नामेंट से हट जाएंगे। आईसीसी ने मामले की जांच के बाद पीसीबी को अपने फैसले से अवगत करा दिया है। आईसीसी ने पाकिस्तान की मांग को खारिज करते हुए एशिया कप से मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट को हटाने से इनकार किया है। दरअसल भारत पाकिस्तान मैच के दौरान दोनों कप्तानों के हाथ न मिलाने को लेकर पीसीबी ने भारतीय खिलाड़ियों और मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट के खिलाफ औपचारिक विरोध दर्ज कराया था। पीसीबी ने अपने पत्र में आरोप लगाया था कि पाइक्रॉफ्ट ने पाकिस्तानी कप्तान सलमान आगा को सूर्य कुमार यादव से हाथ न मिलाने का सुझाव दिया था। 69 वर्षीय जिम्बाब्वे के एंडी पाइक्रॉफ्ट को बुधवार को संयुक्त अरब अमीरात के खिलाफ पाकिस्तान के अंतिम ग्रुप चरण के मैच में मैच रेफरी की भूमिका निभानी है, जो कि ये मुकाबला कल खेला जाने वाला है पाकिस्तान और यूएई के बीच। और इस पूरे मामले पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं दुबई में मौजूद हमारे संवाददाता अभिषेक महाजन। जी अभिषेक, जिस तरह से पूरा घटनाक्रम अब तेजी से बदल रहा है और सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर आ रही है, आपके पास क्या कुछ अपडेट है? बिल्कुल गौरव, जैसा हमने अपने व्यूअर्स को बताया, आईसीसी ने
जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जो रिक्वेस्ट थी कि जो मैच रेफरी थे इंडिया वर्सेस पाकिस्तान मुकाबले में जो 14 सितंबर को रविवार को जो खेला गया उसमें जो ऑफिशिएट कर रहे थे उनको हटा दिया जाए पूरे टूर्नामेंट से। तो ये उन्होंने रिटन कंप्लेंट करी थी बाकायदा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, और आईसीसी ने, खबर यही है सूत्रों के हवाले से, कि ये जो उनका जो कंप्लेंट थी उसको खारिज कर दिया है, जिसका साफ तौर से मतलब है कि एंडी पाइक्रॉफ्ट जो है वो पूरे टूर्नामेंट में रहेंगे। और कल भी उन्होंने एक ऑफिशिएट किया, जो श्रीलंका और हांगकांग के मैच के बीच में जो मैच खेला गया उसमें एंडी पाइक्रॉफ्ट ने ऑफिशिएट किया था। अब पाकिस्तान के जो चेयरमैन हैं मोहसिन नकवी, वो एसीसी के चेयरमैन भी हैं, एशियन क्रिकेट काउंसिल के, वो पाकिस्तान के इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं। तो सीरीज ऑफ ट्वीट्स अगर हम देखें एक्स में, उन्होंने लगातार वो बाकायदा पोस्ट करे जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की साख से बड़ा, पाकिस्तान की प्रेस्टीज से बड़ा मेरे लिए कुछ नहीं है। तो उनके ऊपर इंटरनल दबाव भी हम कह सकते हैं कि वो है कि पाकिस्तान को, जो भारतीय टीम ने एक स्टैंड लिया था कि पाकिस्तान टीम के खिलाड़ियों से वो हैंडशेक नहीं करेंगे, हैंडशेक नहीं किया गया टॉस के दौरान भी, और हैंडशेक नहीं किया गया मैच जीतने के बाद भी। ये कोई एमसीसी का लॉ नहीं है गौरव, ये हम पहले भी बता चुके हैं, ये कोई रूल नहीं है, ये स्पिरिट ऑफ क्रिकेट की बात होती है। और सूर्य कुमार यादव जो भारतीय टीम के कप्तान हैं, उन्होंने ये कहा भी था पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि कई चीजें जो होती हैं वो स्पिरिट ऑफ क्रिकेट से परे भी होती हैं। हमने ये स्टैंड लिया, और ये बाकायदा गौरव आप देखें तो ये कम्युनिकेट भी कर दिया गया था सलमान अली आगा को, पाकिस्तान टीम के कप्तान को, कि भारतीय टीम के साथ हैंडशेक करने के लिए वो नहीं जाए। तो ये एसीसी को भी मालूम था, ये आईसीसी को भी मालूम था, ये मैच रेफरी को भी मालूम था, और पाकिस्तान के खिलाड़ियों को भी मालूम था। तो कंट्रोवर्सी ये होनी नहीं चाहिए थी, और ये कंट्रोवर्सी ऐसी फ्लेयर अप हो गई है। और पाकिस्तान ने ये भी कहा कि अगर एंडी पाइक्रॉफ्ट को हटाया नहीं जाता है तो टूर्नामेंट से विड्रॉ करेंगे, उन्होंने ये धमकी भी दी। अब सवाल यही उठता है कि आईसीसी ने रिजेक्ट कर दिया है, तो क्या वो टूर्नामेंट से बाहर जाएंगे? कल उनका मुकाबला होना है यूएई के खिलाफ, तो क्या वो टूर्नामेंट से बाहर होंगे, क्या वो विड्रॉ करेंगे? ऐसा लगता नहीं है। और लगता यही है गौरव की पाकिस्तान एक लाफिंग स्टॉक बन गया है, जिस तरह से वो कंप्लेंट करे जा रहे हैं। और उनको ये कंप्लेंट करने की बजाय, अगर आप देखें गौरव, अपनी क्रिकेट पे अगर वो ध्यान दें, जिस तरह से क्रिकेट उन्होंने खेली भारतीय टीम के खिलाफ, बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग, तीनों डिपार्टमेंट्स में एक बार भी लगा नहीं कि पाकिस्तान टीम मैच में है और कोई कंपटीशन भी है वो भारतीय टीम के लिए। और जिस तरह से टीम इंडिया ने बल्लेबाजी करी, जिस तरह से टीम इंडिया ने गेंदबाजी करी, एक कैच भी छोड़ी, इजी कैच जो मोहम्मद नवाज ने छोड़ी थी। तो ओवरऑल अगर साफ तौर पर देखा जाए गौरव, पाकिस्तान एक तरह से अपनी इज्जत यहां पर कम कर रहा है पाकिस्तान क्रिकेट टीम। और जिस तरह से ये लगातार पोस्ट कर रहा है, लगता यही है कि मोहसिन नकवी के ऊपर सारी बात नहीं आए, इसलिए उन्होंने ये फॉल्स नैरेटिव क्रिएट करने की कोशिश की है। जी बिल्कुल अभिषेक आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि एक्चुअली दो कहीं ना कहीं कंप्लेंट जो थी वो पीसीबी की ओर से दर्ज कराई गई थी। एक तो एंडी पाइक्रॉफ्ट को लेकर के कि जिस तरह से उन्होंने टॉस के वक्त कहा, दोनों कप्तानों को उन्होंने निर्देश दिए कि हाथ नहीं मिलाने। दूसरा एंडी पाइक्रॉफ्ट को ये लेकर के एंडी पाइक्रॉफ्ट को दी गई थी कि भारतीय टीम जो है, उन्होंने भारतीय खिलाड़ी जो थे उन्होंने हाथ नहीं मिलाया। तो उसको लेकर के भी क्या कुछ कोई अपडेट है आपके पास? बिल्कुल गौरव, ये कहा गया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की ओर से, ये कंप्लेंट भी की गई। मोहसिन नकवी अगर मैं नाम लूँ तो उन्होंने ये भी कंप्लेंट दी कि जो एंडी पाइक्रॉफ्ट है भारतीय टीम का साथ दे रहे हैं। लेकिन ये सोचना होगा कि वो भारतीय टीम का साथ कैसे दे रहे हैं, भारतीय टीम के बिहेस्ट पर वो काम कैसे कर रहे हैं। ये तो साफ कम्युनिकेट कर दिया गया था ना, एसीसी ऑफिशियल्स को भी कम्युनिकेट कर दिया गया था, एसीसी ऑफिशियल्स की तरफ से ये कम्युनिकेट प्लेयर्स को भी कर दिया गया था। ऐसा नहीं है कि सलमान अली आगा हाथ बढ़ाने के लिए आए और सूर्य कुमार यादव ने मना कर दिया। और जब सूर्य कुमार यादव ने मैच जीतने के बाद जो छक्का लगाया था, उसके बाद वो सीधा डगआउट की तरफ चले गए। और खबरें ये भी आई कि जो माइक हेसन है और सलमान अली आगा है, जो माइक हेसन जो पाकिस्तान के कोच हैं, वो भारतीय टीम के डगआउट की तरफ वो हाथ मिलाने गए थे। तो किसी ने मना नहीं किया है, लेकिन ये पहले से प्री डिसाइडेड था। उसी टाइम कुछ डिसाइड नहीं किया गया। सूर्य कुमार यादव ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया, पहला सवाल किया गया, उसके बाद 2-3 सवालों के बाद तीसरा चौथा सवाल भी उनसे ये किया गया। हालांकि जो टीम इंडिया के मैनेजर थे, उन्होंने कहा कि बार बार इसके बारे में सवाल नहीं किया जाए। तो सूर्य कुमार यादव बिल्कुल ओके थे, उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, इनको सवाल करने दीजिए। जो पाकिस्तान मीडिया की तरफ से सवाल किया गया, उन्होंने ये साफ कहा कि हमारी
हमारा स्टैंड है और जो हमारी पॉलिसी है वो बीसीसीआई और गवर्नमेंट की तरफ अलाइंड है। और सूर्य कुमार यादव ने जो जीत है वो आर्म फोर्सेस को डेडिकेट की थी और उन्होंने ये भी कहा था कि वी स्टैंड बाय द विक्टिम्स ऑफ द पहलगाम टेरर अटैक और वी स्टैंड बाय द फैमिलीज, जो साफ तौर पर जिसका मतलब है कि जो परिवार है, जो पीड़ित है, हम उनके साथ खड़े हैं। और कई चीजें जो है वो स्पिरिट ऑफ क्रिकेट से परे होती है। और मैं बार बार ये कह रहा हूं गौरव कि पाकिस्तान और भारत का मुकाबला इन ऑल लाइक्लीहुड 21 तारीख को एक बार फिर से खेला जाएगा, क्योंकि ग्रुप ए में जो टॉप 1 और टॉप 2 होगा उनका आपस में मुकाबला होगा 21 तारीख को। तो अपने क्रिकेट पे फोकस करना चाहिए, ना कि ये बाहर की कंट्रोवर्सीज पर, जिससे खिलाड़ियों के जो पर मानसिक दबाव भी आता है, उन पर प्रेशर आता है। खेल की जगह वो बाहरी चीजों पर ध्यान देंगे तो खेल पर कभी फोकस कर नहीं पाएंगे। जी बिल्कुल अभिषेक, साफ तौर पर पाकिस्तान को अपने खेल पे ध्यान देना चाहिए, ना कि इन सब बातों पे ध्यान देना चाहिए। और बहरहाल आपने तमाम जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर पाकिस्तान को जो है वो दोहरी मार पड़ी है, एक तो मैच हारे हैं, दूसरा अपील भी अपनी जो है जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है वो भी हार गए हैं। बहरहाल अब रुक कर लेते हैं अब दूसरी खबर का, जहां पर भारत ने स्पीड स्केटिंग में विश्व स्तर पर ऐतिहासिक सफलता हासिल की है। भारत के आनंद कुमार वेल कुमार ने चीन में आयोजित स्पीड स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप में 1000 मीटर स्प्रिंट रेस में स्वर्ण पदक जीता। 22 साल के वेल कुमार स्पीड स्केटिंग में भारत के पहले विश्व चैंपियन बने और ये स्पीड स्केटिंग में भारत का पहला विश्व खिताब है। वहीं भारत के कृष्ण शर्मा ने जूनियर वर्ग में 1000 मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक जीतने में कामयाबी पाई। इससे एक दिन पहले वेल कुमार ने 500 मीटर स्प्रिंट में कांस्य पदक जीता था, जो सीनियर विश्व चैंपियनशिप में भारत का पहला पदक था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पीड स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीतने पर आनंद कुमार वेल कुमार को बधाई दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट किया, स्पीड स्केटिंग विश्व चैंपियनशिप 2025 में सीनियर पुरुष 1000 मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक जीतने वाले आनंद कुमार वेल कुमार पर गर्व है। उनकी दृढ़ता, गति और जज्बे ने उन्हें स्केटिंग में भारत का पहला विश्व चैंपियन बनाया है। उनकी उपलब्धि अनगिनत युवाओं को प्रेरित करेगी। उन्हें बधाई और भविष्य के सभी प्रयासों के लिए शुभकामनाएं। तो जय, ये थी खेल जगत से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरें जिसे आपने देखा। बहरहाल बाकी खबरों के लिए एक बार फिर से आपकी तरफ। शुक्रिया गौरव। यकीनन आनंद कुमार ने कमाल का प्रदर्शन किया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें यहाँ पर बधाई भी दी है और उम्मीद करते हैं कि वो आम लोगों को भी, आम देशवासियों को भी बहुत ज़्यादा प्रेरित करेंगे, बच्चों को। और इसी के साथ मिड डे प्राइम में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला यहाँ पर जारी रहेगा। टीडी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। मुझे मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार। मिड डे प्राइम के